मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विश्वंभर नेवर जी, अभी जिनका बहुत ही सारगर्भित अर्थपूर्ण वक्तव्य आपने सुना, श्रीमती डॉक्टर राजश्री शुक्ला जी, उसके पहले बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बात रखने वाले श्री हिंगराज दान रत्नू जी, अधिकारी जरूर है पर मन से साहित्य और ऐसी चीजों में रुचि रखने वाले बड़े संपन्न व्यक्ति हैं और मेरे बड़े पुराने आत्मीय, जिनकी पढ़ने में, जानने में, ज्ञान में गहराई से डुबकी लगाने में, जिनका एक पुराना बड़ा कहूं कि तपपूर्ण जीवन है, हमारे भाई प्रमोद शाह जी, भाई कमलेश जी, भाई अनिल शुक्ला जी, बहुत सुंदर ढंग से संचालन कर रहे भाई अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, बहुत सुंदर पुस्तक का संपादन और अपना वक्तव्य उस पर रखने वाले भाई डॉक्टर कमल कुमार जी, दिव्या प्रसाद जी, जिन लोगों ने मिलकर यह पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक तैयार की है। पुनः सभागार में उपस्थित सभी मित्रगण, आत्मीय जन और हमारे मीडिया के साथी, सबसे पहले मैं कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल का शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि मुझे आज आपने उनकी स्मृति में अपनी निजी कुछ बातें कहने के लिए अवसर देकर यहां आपने बुलाया। आज आदरणीय मिश्र जी होते तो हम सब उनका 92 92वां जीवन जिसे हम कहते हैं, जिस दिन का हम बड़े उत्साह से आयोजन करते, पर आप जानते हैं कि जीवन किस क्रम पर, नियति के किस क्रम पर हम में से किसी का वश नहीं है, पर उनका जाना खासतौर से आप सबकी तरह मेरे निजी जीवन में भी एक बड़े ही सात्विक, दुर्लभ विद्वान और अभिभावक के अभाव की गहरी पीड़ा और सुनापन छोड़ गया। उनकी याद हमेशा आती है, उनकी स्मृतियां, उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता है। वह आज देश में बहुत कम रह गए मुट्ठी भर ऐसे लोगों में से थे, जैसा राजश्री जी बता रही थी कि जिनके कर्म और वाणी दोनों में एका थी। अनूठा व्यक्तित्व था उनका, साहित्य के दुर्लभ साधक व संत। साहित्य अगर सृजन साधना है तो समकालीन हिंदी साहित्य में, रचना संसार में जो बहुत कम विलक्षण साधक बचे रह गए हैं, उनमें से हमारे शीर्ष पर आदरणीय मिश्र जी थे। मैंने उन्हें कैसे जाना? मैं विद्यार्थी था, विद्यार्थी के बाद तत्काल मैं 20 वर्ष की लगभग उम्र में मुझे पत्रकारिता में जाने का संयोग हुआ। मैं बम्बई के धर्मयुग में काम करना शुरू किया। तब कृष्ण बिहारी मिश्र जी को जानता नहीं था, पर मुझे थोड़ा पढ़ने की रुचि थी और खासतौर से साहित्य पढ़ता था। हालांकि मैं था अर्थशास्त्र का विद्यार्थी। बम्बई में हमारे एक बड़े अजीज मित्र मिले, जिन्हें मैं बड़े भाई के रूप में कहता था, भाई शैलेंद्र तिवारी जी। अगर मैं गलत न हूं तो भाई अनिल जी शायद उनसे जुड़े, दूसरे अनिल पांडे थे। तो कस्टम में पर बौद्धिक रूप से बहुत सजग, मुझे बड़े छोटे भाई का स्नेह देते थे। अक्सर प्रायः बंबई में सप्ताह में एक दिन हम सब उनके घर मिलते या घोषित एक रूप से
उन दिनों के दैनिक जीवन का एक भाग था, उसमें बड़े अधिकारी लोग भी होते थे। मैं पत्रकारिता के पृष्ठभूमि से था, और आप याद करें कि वो दौर बहुत उथल पुथल से भरा था, जैसा हमेशा रहता है। खासतौर से हिंदी इलाकों पर बात होती। वो दौर था जब अर्थशास्त्र में प्रगति की भाषा में हिंदी इलाकों को बीमार प्रदेश के रूप में देश ने चिन्हित किया। उस बीमार प्रदेश में तब माने जाते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उनसे मिलकर के ही हमारे इकोनॉमिस्ट ने, डेमोग्राफर्स ने ये टर्म कॉइन किया, बीमारू स्टेट। बी बिहार, ए मध्य प्रदेश, आर राजस्थान, यू उत्तर प्रदेश। ये 80 का दशक था। तो इन सब चीजों पर बहुत चर्चा होती कि गांव के हालात आज क्या हैं। उसी क्रम में मुझे भाई शैलेंद्र जी ने कहा कि तुम ये पुस्तक पढ़े हो क्या, बेहया के जंगल। मैंने कहा पढ़ा तो नहीं हो, तो उन्होंने उपलब्ध कराया मुझे, और मैंने पाया कि गांव में जो बदलाव हुआ है, हो रहे हैं, क्योंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूं और संयोग से आदरणीय मिश्र जी के पास के ही गांव का हूं। तो गांवों में जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे थे, बौद्धिक चेतना में, सोचने में, काम करने में, जीवन को देखने की दृष्टि में जो फर्क आ रहा था, उसको जितने बेहतर ढंग से आदरणीय मिश्र जी ने उस पुस्तक में कहा, तो मैंने पढ़कर महसूस किया कि जिन भावों को शब्द देने की क्षमता मेरे अंदर नहीं, वो पढ़ने का मौका मिला। इसलिए बिना मिले उनसे, उनके प्रति मेरा ये आदर पनपा, आदर हुआ। बड़े आसानी से, सहजता से उन्होंने गांवों के, बदलते गांवों के मिजाज और संस्कृति को आत्मसात किया। और यह एक लेखक के संवेदनशील मन के सर्वश्रेष्ठ पहलू जो आदरणीय मिश्र जी के पास था। इस तरह बिना मेरा आदर उनके प्रति, सम्मान उनके प्रति उपजा। संयोग से मुझे बाद में कलकत्ता काम करने का अवसर मिला। 84 के आसपास आनंद बाजार समूह में रविवार पत्रिका निकलती थी। तो पहले तो मेरी आत्मीयता कमलेश जी से हुई, फिर उनके साथ निरंतर लगभग यह जब तक कलकत्ता रहा, एक अर्थ में महीने में 2-1 बार तो निश्चित तौर पे जब भी शाम में खाली होते तो सीधे कार्यालय से उनके यहाँ जाना और घंटों बात करना। जब मैंने कलकत्ता छोड़ दिया, उसके बाद भी जब कलकत्ता आता था तो या तो एयरपोर्ट से या बाद में कभी जीवन में दूसरे कामों में भी रहा, तो बिना उनसे मिले शायद ही मैं कभी लौटा। और उसमें पुरुषोत्तम जी शायद अगर हम यहाँ मौजूद हो तो हमारे साथ रहा करते थे, साथ में कमलेश जी भी आते थे। क्या वजह थी कि उनके पास बार बार जाने, उन्हें सुनने, उनके साथ बैठने का संयोग में नहीं होता। वह उन साहित्यकारों में भी थे भाई प्रमोद जी। मैं ये मानता हूं, मेरी दृष्टि गलत हो सकती है, कि खासतौर से साहित्यकार अपने साहित्य की विधा में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बहुत आगे जाते हैं। और एक जो समाज के प्रति जो एक कंपोजिट होलिस्टिक व्यू चाहिए, वो कम जगहों पर मिलता है। पर कृष्ण बिहारी जी में वो अद्भुत था, तो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता। जो कुछ मैं समझ सका मैं शेयर करूंगा। उस छोटी कुटिया में वह आत्मीयता, बिना स्वार्थ आत्मीयता, साफ साफ खरी बातें कहना आज संसार में, जीवन में दुर्लभ। उनकी कुटिया में जाने का एक आकर्षण और होता कि प्राय उन प्रसंगों पर, उन पुस्तकों पर, उन विलक्षण व्यक्तियों पर बहुत कुछ मुझे सुनने को मिलता जो शायद कहीं और अब नहीं मिलता। इस अध्यात्म पर भी चर्चा होती, मेरा भी थोड़ा उधर आकर्षण रहा है। महर्षि अरविंद, माँ गांधी, जेपी कृपलानी, लोहिया, विनोबा से लेकर पंडित जी, आचार्य नरेंद्र देव, साहित्य में आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी, जिनके मूलतः उन्हीं के अंडर उन्होंने पीएचडी भी की थी, आगे विद्यानिवास मिश्र जी, कृष्णनाथ जी और शास्त्री के बड़े दार्शनिक हुए।
उनके बारे में, शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में, उन लोगों के समेत आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऐसे विलक्षण लोगों के जीवन के प्रसंग सुनना। उन प्रसंगों में बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती थी जो उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा भी पहुंचाती थी, और जहां कमियां होती थी बहुत ही सहजता से, बिना किसी मलिनता के, बिल्कुल निरपेक्ष होकर के वो चीजें कृष्ण बिहारी जी, आदरणीय कृष्ण बिहारी जी बताते। वो जैसा मैंने कहा कि साहित्य के अतिरिक्त समाज के बदलाव की गति में उनकी गहरी रुचि थी, और वो उन्हें अलग करती थी बाकी साहित्यकारों से मेरी दृष्टि में। जैसे उन्होंने मुझे पूछा एक बार कि फला किताब जेसी कुमारप्पा की आपने पढ़ी है? जेसी कुमारप्पा, कब लोग आज उनको याद करते हैं? गांधी के सहयोगी, विरल सहयोगी, पश्चिम से पढ़कर लौटे थे, बड़े सूटेड बूटेड, कैसे वो गांधी के प्रभाव में आए वो अलग बात है। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, संयोग से मैंने पढ़ी थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजिज्म। यानी उन दिनों जो दुनिया के बदलाव का सांचा क्या है देखा जाता था कि पूंजीवादी रास्ता है या समाजवादी रास्ता है या साम्यवादी रास्ता है। उसमें उस पश्चिम पलट व्यक्ति ने, गांधी के शिष्य ने कहा कि नहीं, ग्रामवाद भी एक रास्ता है जिससे ये देश अपनी हजारों वर्ष की संस्कृतियों को रखते हुए अपनी अलग अस्मिता बना सकता है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अलग मॉडल हो सकता है। कितने लोग आज जेसी कुमारप्पा को याद करते हैं, उनके बारे में। इसी तरह से प्रोफेसर जेके मेहता, इकोनॉमिस्ट थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और दुनिया के आर्थिक इतिहासकार जो बड़े हुए इकोनॉमिस्ट में, जो इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन हुए, जिन्होंने, जिनकी परिभाषा अर्थशास्त्र अल्फ्रेड मार्शल से लेकर सब हम लोग विद्यार्थी के रूप में याद करते हैं, उस श्रेणी के एक विद्वान भारत में हुए जेके मेहता, जिनका अर्थशास्त्र पर डिफिनीशन पढ़ाया जाता है इन बड़े विद्वानों के साथ दुनिया में। उन्होंने एक किताब लिखी थी गांधीवाद के अर्थशास्त्र पर। वो पुस्तक मुझे उनके यहां से पढ़ने थी, तो उनका रचना संसार कितना दृष्टि संपन्न था, तार्किक था, अपनी मिट्टी से जुड़ा था। आप इस पृष्ठभूमि से समझ सकते हैं। उनकी रचनाओं में खासतौर से ललित निबंध संग्रह में बहया का जंगल क्लासिक है, पर उसके साथ साथ अन्य संग्रह जो इस तरह के आए, ललित निबंध में अराजक उल्लास, मकान उठ रहे हैं, आंगन की तलाश, गौरैया ससुराल गई, या 2 वॉल्यूम और उन्होंने जो एडिट किया था, विलक्षण है। समाज के बदलने बनने की ये सब क्लासिक रचनाएं हैं। पत्रकारिता पर तो उनका लेख, शोधन, पुस्तकें, वो इतिहास, प्रामाणिक इतिहास का अंग है। आजादी की हिंदी पत्रकारिता पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक उनकी है, वो रेफरेंस बुक है, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, कल्पतरु की उत्सव लीला, परमहंस पर यादगार है। उनके साथ निजी तौर पर बड़ी स्मृतियां हमारी जुड़ी हुई हैं। थोड़ी मेरी भी रुचि रही इन सब चीजों में, तो उन्होंने कहा एक बार मैं आपको दक्षिणेश्वर ले जाऊं, तो मैंने कहा जरूर। बड़े हिम्मत से उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी को भी ले आइए। हम लोग जाते थे, मिलते थे, मेरे भी रिश्ता था। तो हम दोनों को आमंत्रित किया, वो दक्षिणेश्वर ले गए, और एक एक जगह, कहाँ परमहंस जी साधना करते थे, कहाँ विवेकानंद जी बैठते थे, कब वो पहली बार आए, क्या प्रश्न, क्या बात हुई, अद्भुत ढंग से वो। जब भी मैं जाता हूँ दक्षिणेश्वर, तो वो स्मृति मुझे एक एक वो दिखाए उनकी जगहों की, अभी उसी रूप में सारे संतों की। विवेक परमहंस जी के साथ एक संत थे हमारे छपरा के, हम नहीं जानते थे उस इलाके में, लाटू महाराज, हाँ अद्भुतान, उनकी एक एक जानकारी उन्होंने मुझे दी। बाद में मैं वहां जाकर पता किया, लोगों ने वहां भी बताया उनके बारे में, कहां किसने साधना की,
ये सब बताया। हालांकि मैं उनकी रचना खरीदा था, लेकिन बड़े स्नेह से उन्होंने और हमारी पत्नी को मुझे पुस्तक दी। वो यह कहते थे कि आप मेरे तो कभी पाठक है नहीं। हमें मजाक में वो कहते थे आपकी पत्नी ज्यादा पाठिका है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से पढ़ के उनको बताती थी, पढ़ लेता था। तो ये सारी रचनाएं उनके श्रेष्ठ सृजन, साधना और सात्विक जीवन की छाप। और यह जीवन जो कहना और करना एक साधक ही जी सकता है, जो उन्होंने जिया, यही रिफ्लेक्शन है उनकी रचनाओं। जैसा मैंने कहा, मुझ जैसा आदमी जो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, उस विषय माना जाता है। साहित्य को सिर्फ लालित्य, सौंदर्य और भाषा की दृष्टि से अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि होने का मैं नहीं देखता। साहित्य को हमेशा समाज की धड़कन का प्रतिबिंब हम लोग मानते रहे। समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र जैसी ही महत्वपूर्ण विधा है साहित्य। और साहित्य समाज के ज्यादा करीब होता है, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, गांव के स्तर पर, शहरी जीवन में जो बड़े बदलाव और जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, उसे साहित्य ज्यादा करीब से देखता, आंकता और प्रतिबिंबित करता है। आदरणीय कृष्ण बिहारी जी के साहित्य में ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। जैसे मैंने कैसे महसूस किया कि साहित्य को समझे बगैर हम समाज को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था। बाबा मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैंने महसूस किया और क्यों मैंने बहरा के जंगल पढ़ा बाद में। जब विद्यार्थी था तभी रुचि पैदा हुई। मैं गांव में जो समाज बदल रहा है इसको मैं जानूं। तो उन्हीं दिनों मैं शिव प्रसाद सिंह जी की तो बड़ी आत्मीयता थी हमारे आदरणीय कृष्ण बिहारी जी से, कर उनकी पुस्तक अलग अलग बेहतरीन। रेणु जी की मैला आंचल, रेणु जी की पुस्तक रचना और प्रति परिकथा। राही मासूम रजा की रचना है आधा गांव। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी। जब इन पुस्तकों को मैंने पढ़ लिया तो मुझे लगा कि हमारे समय के समाज को, इस सामाजिक परिवर्तन को, आप ध्यान रखिएगा, जो समाज हम जीकर देख कर आए हैं, आज जो समाज वहां है बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही शाश्वत है, बाकी कोई और चीज नहीं। काल का नियम है, प्रकृति ही मतलब प्रकृति में बदलाव ही शाश्वत है। पर हमारे समय के बदलाव को जिन लोगों ने सबसे अधिक प्रतिबिंबित किया, जिन साहित्य रचनाओं की मैंने बात की राग दरबारी तक, और उसमें बहया का जंगल, इन्होंने गांव के उस दौर के परिवर्तन को इतना सुंदर ढंग से निरूपित किया। भू सामाजिक परिवर्तन को, राजनीतिक परिवर्तन को, शासन को, सत्ता को समझना हो तो ये साहित्यिक रचनाएं जितनी बारीकी से बताती हैं, अतुलनीय है। कोई समाज शास्त्री उतना बेहतर बता पाएगा अपने सिद्धांतों से, ये मुझे शायद नहीं लगता। मैं एक लेमैन की दृष्टि से अपनी बात कर रहा हूँ। समाज शास्त्रियों के प्रति कोई अनादर के भाव से नहीं, उनकी विद्वता है। बाद में सर्वोदय आंदोलन के, वो सर्वोदय आंदोलन में भी गहरी रुचि थी, वो सब जानते। धीरेन्द्र मजूमदार ने किताब लिखी 3 खंडों में, समग्र ग्राम सेवा की ओर। आप पढ़िए उनको, और इन पुस्तकों को जो मैं नाम लिया है, बहया के जंगल, आप करें कैसे समाज बदल रहा है। धीरेन्द्र मजूमदार सुचिता कृपलानी जी के भाई थे, गांधीवादी आंदोलन में थे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय में छोड़कर गांधी जी के साथ हो गए और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में गांव परिवर्तन के बहुत बड़े काम उन्होंने की। इन किताबों को पढ़ने के बाद समाजशास्त्र को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। और खास तौर से बहया का जंगल का मेरे मन पर बड़ा गहरा असर रहा। उसे पढ़ करके मैंने कहा कि अपने इलाके को समझने की एक नई दृष्टि मिली। और हमारे ललित निबंधकारों में, खासतौर से हमारे आसपास के आदरणीय आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय वगैरह श्रेष्ठ ललित निबंधकार माने जाते हैं। उसी श्रेणी में आदरणीय मिश्र जी हैं, उसी श्रेणी के हैं। ललित निबंध के साथ ही वैचारिक निबंधों पर उनका गहरा काम रहा। विचार प्रधान निबंध संग्रहों में आस्था और मूल्यों का संक्रमण, आलोक पंथा, परंपरा और पुरुषार्थ, माटी महिमा का सनातन राग, न मेधेया, भारत की जातीय पहचान और सनातन मूल, ये सब हिंदी की अनूठी किताब है। एक जैसा कहा कि उस कुटिया में वो साधक का जीवन जिए और इतनी अनमोल चीजें वो दे गए समाज को। ये विलक्षण बातें, ये हमें आज सीखने की जरूरत है।
तथ्य यह है कि समाज को गढ़ने में विचारों का अहम योगदान है। समाज को विचार ही गढ़ते हैं या अब तक गढ़ते रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी की बड़ी अहम भूमिका हो गई है, वो एक अलग प्रसंग है। पर कृष्ण बिहारी जी, आदरणीय कृष्ण बिहारी जी के लेखों में वो दृष्टि, वो संपन्नता, वो समृद्धि दिखाई देती है, दृष्टिकोण जो वैचारिक निबंध एक समाज के लिए मानदंड की तरह से वे सनातन दृष्टि को सतत बनाए रखते हैं। हमेशा कृष्ण बिहारी जी इटर्नल वैल्यूज की बात करते हैं कि भारत की आत्मा क्या है, मूल चीज क्या है जो भारत को आज बचाए रखी। जो हम लोग कहते हैं कि उलमा इकबाल का की कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं आ रही, हमारी यूनान, रोम, ग्रीस मिट गए सब जहां से, ऐसा कुछ है वो सब मिट गए जहां से। आप कभी गौर करिए इस बात को, ये असाधारण बात है। अभी मैं कुछ दिनों पहले दोबारा पढ़ रहा था, दुर्गादास देश के बड़े पत्रकार हुए जिनका निजी संपर्क था गांधी जी से, जवाहरलाल जी से, गोविंद वल्लभ पंत से, सरदार पटेल से, हमारे उस वक्त के जो इंडिया के मौलाना अबुल कलाम आजाद से, और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर। जब भारत आजाद हो रहा था उस वक्त तो पहले हिंदुस्तानी साधु थे एडिटर, तो दुनिया में घूमने गए तो जॉर्ज बर्नार्ड साहब किसी से मिलते नहीं थे, वो अपने ढंग की यूनिक दुनिया के विद्वानों में थे। तो वो जब गए तो उनकी इच्छा हुई जॉर्ज बर्नार्ड साहब से मैं मिलूं। जॉर्ज बर्नार्ड साहब से मिलने के लिए समय मांगा, संयोग से इनको समय दे दिया। उन्होंने लिखा है 2 पेज, और खास तौर से आज के भारत को वो भी याद रखना चाहिए, कृष्ण बिहारी मिश्र जी का महत्व भी समझने के लिए, और भारतीयता और भारत के सनातन मूल्य जिसकी वो बात करते थे उसको समझने के लिए। जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने कहा कि मैं आपको बुलाया हूं कोई राजनीतिक चर्चा के लिए, मेरी इसमें दृष्टि नहीं कि गांधी जी ब्रिटेन आ रहे हैं, जो गए थे ब्रिटेन, आपको याद होगा बोर्डिस कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं उसके लिए नहीं बुला रहा हूँ। सारी चर्चा दुनिया में उसी की हो रही है, भारत में जो आंदोलन चल रहा है वो सब चीजों के लिए। मेरी सिर्फ जिज्ञासा ये है कि दुनिया से जब बड़ी सभ्यताएं यूनान, रोम, ग्रीस ये सारे मिट गए, भारत क्यों बचा? इतने हमलों, इतने बाकी चीजों के बाद कई हजारों वर्ष ये सभ्यता बची क्यों रह गई, ये मुझे आप बताइए। और याद रखिए, आज पश्चिम के कई लोग जो कहते हैं उनका इतिहास क्या है, 500 वर्षों का, मुश्किल 500 वर्षों का। वो हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमने लोकतंत्र का स्वरूप दिया, हमारे यहाँ जो चीजें आप नहीं जानते उनको अगर जानना है। इन्होंने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया है। उसका विल डुरंट अपने समय कंटेम्परेरी हिस्टोरियन में बहुत बड़े नाम, इन सबने लिखा, बहुत लोगों ने और लिखा, मैं उस प्रसंग में भी नहीं जाना चाहता, पर वो इटर्नल वैल्यूज की बात आदरणीय कृष्ण बिहारी जी मिश्र की रचनाओं में है, इसलिए वो प्रासंगिक है हमारी नई पीढ़ी के लिए जो भारत की भारतीयता को आने वाले भी हजारों वर्षों में बचाए रखना चाहते हैं। उन इटर्नल वैल्यूज को, उन सनातन मूल्यों को समझना है तो आपको पढ़ना ही चाहिए कृष्ण बिहारी जी जैसे लोगों को, आप उन्हें भूल नहीं सकते। जैसा मैंने उल्लेख किया था कि कल उत्सव लीला रामकृष्ण जी की यादगार जीवनी है, बल्कि हिंदी में इस तरह की कोई जीवनी हमने नहीं देखी दूसरी। वो एक जीवनी लेखन जीवनियां कैसे लिखी जाती हैं, जो बेस्ट बायोग्राफीज हैं, उनमें एक मापदंड है यादगार कृति। पर कृष्ण बिहारी जी का अध्यात्म सिर्फ परमहंसी तक ही सीमित नहीं, उनके कमरे में प्राय हमें वो दुर्लभ और विलक्षण तस्वीरें देखता महर्षि अरविंद का, मां का। हमारे उत्तर में संयोग से कम लोग जानते हैं महर्षि रमन को, महर्षि रमन की तस्वीरें, पुस्तकें और बहुत सारे लोगों के बारे में उनकी गहरी जानकारी और रुचि। एक प्रसंग जब उनके जीवन पर वो सुनाते तो मेरा आकर्षण इन चीजों को सुनने के लिए भी हमारी यात्रा में उनके पास जाकर बैठने का होता, और हमारी घंटों चर्चा होती। और हमारे जीवन में कोई अगर द्वंद्व हुआ, कभी कुछ पूछना हुआ, तो इतना साफ और बेबाक ढंग से कहने वाला व्यक्ति अब मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं।
इसलिए सारी चीजों के बावजूद उनके इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए मेरा नैतिक धर्म था अपने प्रति। अब उनकी एक रचना के बारे में कम लोगों को मालूम है। उन्होंने बहुत पहले शुरू के दिनों में बर्मा के एक जाने माने नेता यूनू द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी भगवान बुद्ध का भी अनुवाद किया, बड़ा सुंदर अनुवाद। इस तरह से देखिए तो कृष्ण बिहारी जी का लेखन का चिंतन का कितना व्यापक दायरा है। और यह सब करते हुए भी वो अपनी मातृभाषा भोजपुरी के अन्य साधक बने रहे। भोजपुरी धरती और लोकराग उनका बड़ा चर्चित व्याख्यान है जो उन्होंने कनोडिया व्याख्यान माला में शायद दिया, भागीरथी कनोडिया व्याख्यान माला में दिया। तो एक तरह से उनके लेखन की दुनिया बड़ी बहुआयामी थी। साधक का जीवन था उनका, तप और त्याग का था। इसके बाद में पत्रकारिता की पृष्ठभूमि में आया तो और तो हमारे बड़े पत्रकारों को, चाहे हमारे पहले संपादक रहे आदरणीय रणवीर भारती जी, अज्ञे जी भी थे कुछ लोग संपादक हमारे यहाँ जब हम लोग थे नवभारत टाइम्स के, रघुवीर सहाय थे निर्माण में, सब टाइम्स शुरू के लोग थे। उस सबको एक और सब इनको जिस आदर से देखते और जानते थे वो विलक्षण। जैसा आपने सुना कि शुरू में शायद हमारे युवा साथी कमल कुमार ने बताया कि साहित्य में अलग सोच वाले लोग बड़ी संख्या में हैं, उन्हें होना भी चाहिए। उसमें रामविलास जी से लेकर के और अनेक लोगों के बारे में चर्चा सुना, वो भी कैसे आदर रखते थे। हमारी पत्रकारिता में भी ऐसे लोग अलग अलग। आदरणीय बिहारी जी बड़े मतलब खरी ढंग से बात करने वाले लोगों में साफ साफ हो जाए। बड़े पत्रकार भी वो कहते थे, एक बड़े पत्रकार से बहुत दिनों तक चला कि उनका बहुत साफ साफ बातें कहने का कारण एक वैचारिक बहस चली भी। पत्रकारिता में शायद लोगों को कम याद हो, नवनीत एक पत्रिका हुआ करती, इतनी सुरुचिपूर्ण संपन्न और बेहतर हिंदी पत्रिका शायद ही कोई दूसरी अब हो। एक जमाने में उसके संपादक होते थे नारायण दत्त जी। नारायण दत्त जी मूलतः दक्षिण भारत के थे, कन्नड़ भाषी। ओरिजिन उनका तेलुगु था, पर उनके पिता गांधीवादी थे और मैसूर महाराजा के यहाँ काम करते थे। तो उनके बड़े भाई थे एच.वाई. शारदा प्रसाद जुगरा जी के लेजेंडरी प्रेस एडवाइजर हुए, बहुत बड़े। नारायण दत्त जी मुझे बड़ा स्नेह करते थे। बहुत दिनों बाद दोनों में मुलाकात हुई, नारायण दत्त जी और उस बिहारी जी में। नारायण दत्त जी का मुझे, मैं मुंबई रहता था तब से मैं प्रति बार स्नेह मिला मुझे, और जहां मैं रहता था वो आते थे। और नारायण दत्त जी, उनके लेखन से कृष्ण बिहारी जी के प्रति अद्भुत उनके मन में आदर था। उन दोनों ने, जहां तक मुझे याद है, हमारे भी थोड़ा सा परसू करने पर वो बड़े यात्रा भीरू थे, कहीं जाना नहीं चाहते थे। जब उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला, मैं रोज फोन करता को आना होगा, मैं आ रहा हूँ, आऊंगा। अंतिम दिन नहीं गए, पर किसी तरह भोपाल जाने के लिए, क्योंकि नारायण दत्त जी आ रहे थे, वो सहमत हुए, दोनों गए। वो यादगार यात्रा, दोनों का व्याख्यान वहां यादगार। उनको सब दिलीप की उपाधि वहां हमाकला चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने दिया था। तो पत्रकारिता पर भी उनका काम बड़ा विलक्षण है। वो पेशेवर पत्रकार नहीं थे, नहीं पत्रकारिता के प्राध्यापक, और हिंदी पत्रकारिता पर जो उनका काम है, विशेषकर हिंदी पत्रकारिता के लिए, वो अनमोल धरोहर है। वो हमेशा कायम रहेगा और आने वाले दिनों में हिंदी पत्रकारिता की दशा और दिशा को भविष्य के लिए तय करने में बड़ी भूमिका होगी उनकी। उनका शोध एक काम मानक की तरह से, कसौटी की तरह से ऊंचाई पर है, जहां उसको छू पाना किसी भी आने वाले शोधार्थी के लिए बड़ी चुनौती हमेशा बनी रहेगी। हिंदी पत्रकारिता पर, जैसा मैंने कहा, उनके शोध और जो काम है, हिंदी पत्रकारिता जातीय चेतनाओं, खड़ी बोली साहित्य निर्माण की भूमि, गणेश शंकर विद्यार्थी, पत्रकारिता प्रश्न, इतिहास और प्रश्न, पत्रकारिता पर ही हिंदी पत्रकारिता, राजस्थान की कृति भूमिका जैसे श्वेत का, करीब आधा दर्जन उनकी किताबें पत्रकारिता पर। इसी तरह भारतीय राजनीति और उसके विकास पर उनकी गहरी नजर रहती थी। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया का वे अनेक तरह से उल्लेख करते।
एक बार जब जयप्रकाश जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो जेपी को सुनने मैदान में गए। जेपी और उनका घर भी पास ही था, हमारा भी घर जेपी के घर से जुड़ा हुआ है। पर जेपी को 42 की जेपी की दृष्टि से, तब शायद वो बहुत युवा रहे होंगे, जो विलक्षण जो देश में कहा जाता था, जब दिनकर ने वो कविता लिखी कि नखत अमा के पूछते हैं भावी इतिहास तुम्हारा है जयप्रकाश जी के लिए, उस जयप्रकाश जी के प्रशंसक हमारे कृष्ण बिहारी। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनको सुनने गए। पर जेपी की महत्वपूर्ण कृति थी, उनके जीवन के बदलाव का एक बड़ा मोड़ जिसे अब कोई जेपी भक्त नहीं याद नहीं रखता। जेपी एक कन्फर्म मार्क्सिस्ट के रूप में विदेश से लौट करके यहाँ आए थे। 52 में उन्होंने लगभग 30-35 दिनों का उपवास पूरे में किया, पुस्तक लिखी इंसेंटिव टू गुडनेस, अच्छा होने की प्रेरणा, इंसान बेहतर कैसे हो, अच्छा क्यों हो। तो उन दिनों जो कम्युनिज्म में चल रहा था, मतलब आपको याद ही होगा, स्टालिन से लेकर ट्रॉट्स्की से लेकर कौन किसको मारना, मास नरसंहार सब शुरू हो गया। तो जयप्रकाश जी कन्फर्म मार्क्सिस्ट के रूप में उनका मन क्यों बता कि इंसान को अच्छा होने की प्रेरणा कहां से मिलती, वो बुरा काम न करे, इसकी दृष्टि इंसान के अंदर आती कहां से है, वो मन कैसे बनता है कि वो अच्छा ही करे बुरा ना करे। इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। कृष्ण बिहारी जी प्राय उस पुस्तिका का चर्चा करते। मैंने कम लोगों को पाया जिनकी राजनीति में भी दिलचस्पी इतनी गहराई से, ऐसे क्लासिक चीजों को जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को मोड़ा, उसको याद रखें। कृष्ण बिहारी जी साहित्यकार होने के बावजूद ऐसी चीजों का प्राय उल्लेख करते। मैंने कहा जैसे जहां वो रहते थे, इतना सारा काम किया, वो देखना भी एक बड़ा प्रेरणा का था। आप जानते हैं, जैसा मैंने कहा, हमारे गांव से सटे ही बलिहार गांव एक है, वहां तो रहने वाले थे। पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय उनका कोलकाता में गुजरा, विजय घाट के उस छोटे घर में। वो घर नहीं, एक तरह से हमेशा में उसे कुटिया साधक का कमरा देखा। वहीं रहते हुए उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र, आध्यात्मिक परंपरा, पत्रकारिता, ये सब पर विलक्षण चीजें लिखी। करीब 4 दशकों से उनका स्नेह मिला मुझे, और पत्रकारिता में होने की वजह से मैं भी लिखता था, बड़े चाव से पढ़ते थे और रात में जरूर फोन करते। और उसमें अच्छा होता, अच्छा कहते, कहीं डिफरेंस होता तो बताते कि ये है, इस पर ऐसा सोचना चाहिए, ये भी पहलू देखिए। उनका जीवन खुद का एक कर्मयोगी का, एक सात्विक तपस्वी का जीवन रहा। इसलिए उनकी कोई बात कहना, बताना, वो हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत होता हमेशा। तो जिस कमरे में रहते थे, आप सबने देखा होगा, किताबें, ये थोड़ा मुझे किताबों से लगाव था, किताबें जिस रूप में रखते थे वो जल्द कोई छूता नहीं था। जब उनका परमिशन के बगैर शायद कमलेश जी छूते थे। मुझे किताब पढ़ने की इच्छा होती थी, कोई प्रपोजल में कहते थे इनको निकाल कर दो। मैं जब भी वहां बैठता था तो उनकी पुस्तकों को देखकर मुझे याद आता था MC छागला, भारत के बड़े यशस्वी जूरिस्ट भी हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, बाद में शिक्षा मंत्री बने देश के। उनकी एक बड़ी बढ़िया पुस्तक है रोजेज इन दिसंबर, संस्मरण। उन्होंने उसमें एक प्रसंग लिखा है कि जहाँ राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति भवन में रहते थे, जिस कमरे में वो सोते थे, उसके बगल में चौकी होती थी, उसमें किताबों का अंबार ऐसे ही लगा रहता था और धूल की परत भी जमी रहती। तो कई लोगों ने साफ करने की कोशिश की, तो राधा कृष्णन जी ने मना कर दिया, ना ये मैं ही करूंगा, और इससे मेरा एक एक पुस्तकें कहाँ कैसी रखी हुई है, मेरी मतलब मेरे इमोशन से वो आत्मसात है, ज्ञान की जो निधियां है वो मेरे इमोशन से जुड़ी है, उनको आत्मसात है। कृष्ण बिहारी जी की चीजें इसी तरह से उनके आसपास रखी रहती है। मुझे हमेशा वो प्रसंग याद आता है। उस छोटी सी कोठरी में आत्मीयता और स्नेह की बारिश हमने हमेशा महसूस की। वो सामने एक चौकी पर लेटे रहते, बैठे रहते, बैठाते हम सबको बड़े स्नेह से, और बहुत
चीजें बनाकर रखते थे हम सबको खिलाने के लिए भी। एक साथ गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कृपलानी, तिलक, महर्षि अरविंद, गोखले से लेकर के आज रामकृष्ण जी, विवेकानंद, माँ निवेदिता जी, इन सबकी चर्चा करते। निष्ठा और समर्पण का जीवन उनका जीवन रहा। जीवन में न जाने कितने बड़े अवसर उनको आए, पर वे छोटे दायरे में रहकर अपनी कर्म साधना में ही लगे रहे, बिना इसकी चिंता किए कि साहित्य की दुनिया में जो तिकड़ी चलती है, साहित्य की दुनिया में जो गुटबाजी चलती है, इनसे कभी उनका कोई वास्ता नहीं रहा। और बड़े स्वाभिमान के साथ खरी बातें कहने वाले लोग ही इस तरह का जीवन जी सकते हैं। दोनों चीजें साथ नहीं चलाकर बिहारी जी इन सब चीजों से अलग अपने साहित्य और सृजन की साधना में डूबे रहे, फल की चिंता किए बगैर। गीता में कहा है ना, बहुल यथार्थ के साथ, यथार्थ को समझते हुए वह अपना काम करते रहे। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। वह जो कहते थे वह जीते थे, आचरण में उतारते और दिखाते थे। उनके कर्मयोग और चिर साधना का ही परिणाम था उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। आज आपके बीच यहाँ आकर उनसे जुड़ी निजी स्मृतियां आपसे शेयर कर बहुत आंतरिक सुख हुआ। 4 दशकों से जुड़ी उनकी अनेक प्रेरक स्मृतियां हैं। आदरणीय शोक सिरसैया जी के प्रसंग, अनेक संगीत के बारे में बुलाया था कार्यक्रम में, उनके कृष्ण पंडित जसराज वो थे, हमने आप ही थे, आपने बुलाया था। मतलब वो सब क्षण मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता जो उनके साथ वो स्नेह की, आत्मीयता के, सृजन के, वो अद्भुत अलौकिक अनुभव के, वो रामकृष्ण परमहंस जी का, या वहाँ उनके उस पर जाकर के दक्षिणेश्वर जो कुछ देखा महसूस किया हमने, वह एक अद्भुत इस रूप में इंसान थे कि वह जो कुछ लिख गए हैं उनका वह लेखन, खास तौर से जब मैं हिंदी समाज की बात कर रहा हूँ, तो हिंदी समाज जब भी अपनी भावी स्थिति को और बेहतर, सुसंकृत, बेहतर और एक सपने के साथ जीना चाहेगा, तो उनके साहित्य से ही वो ऊर्जा, प्रेरणा मिलेगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।